वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारे इस पार्ट में हमें दो इक्वेशंस गिवन है। हमें सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस या फिर कहीं कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन कैसे दिखाई देती है? जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही तो होती है लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जरा देखिए, जो आपकी गिवन इक्वेशन है क्या इस लीनियर इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। यहां तो हमारी गिवन इक्वेशन में कुछ फ्रैक्शंस भी हैं, बट लीनियर इक्वेशन में तो ऐसा नहीं है। तभी तो हमें बोला गया कि गिवन इक्वेशन को सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो कैसे करें? देखिए, ये जो 10 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई है, इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय x प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये चीज मैं सभी टर्म्स के साथ कर सकता हूं। अब दोस्तों, ऐसा करने से देखिए हमारी गिवन इक्वेशन पे कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी तो अब भी नहीं लग रही। तो फिर ऐसा करते हैं, ये जो 1 डिवाइड बाय x प्लस वाई है ना, इसे मैं लेट कर लेता हूं p और 1 डिवाइड बाय x माइनस वाई को लेट कर लेते हैं q। आप कुछ भी अल्फाबेट मान सकते हैं, मैंने अभी p और q लेट किया है। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। अब क्या ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी है? दोबारा से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या चीजें देखनी होती है? सबसे पहले तो ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई ऐसी दो टर्म्स होती है जिनके साथ वेरिएबल लगे होते हैं, जैसे कि ax by, ये दो टर्म्स है जिसके साथ वेरिएबल है x एंड y। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक कांस्टेंट होता है, c कांस्टेंट है, और राइट हैंड साइड में 0। अगर ये चीज गिवन इक्वेशन में भी हमें मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। आइए देखते हैं, अगर गिवन इक्वेशन को देखा जाए कि हाँ, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स तो है जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, p एंड q। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वेरिएबल x और y है, यहां पर p और q है, क्या ये गलत है? नो माय फ्रेंड्स, वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में दो ऐसी टर्म्स हैं जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, बट यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में c लेटर से शो किया हुआ है। तो कांस्टेंट नहीं भी है ना तो भी चलेगा, बट राइट हैंड साइड में 0 होना मस्ट है दोस्तों। यहां 0 नहीं है तो फिर क्या करें? अगर ये जो 4 और -2 इसे मैं ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड पर, अरे वाह, ऐसा करते ही ये तो पूरी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी हो चुकी है। पहली दो टर्म्स के साथ वेरिएबल है और कांस्टेंट भी देखिए ऑटोमेटिकली आ चुका है, 4 एंड 2, और फिर राइट हैंड साइड में 0। परफेक्ट दोस्तों, यानी कि यहां पर हमने हमारी गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट या फिर कहीं रिड्यूस कर दिया। अब हमें इसे सॉल्व भी करना है। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमने बहुत सारे मेथड स्टडी किए हैं, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, बट ग्राफिकल मेथड तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हमें उसके लिए ग्राफ भी चाहिए होता है। तो अलजेब्रिक मेथड पर फोकस करते हैं। ये मेथड भी दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट हम इन तीनों में से एक ऐसा मेथड चूज करेंगे जो जल्दी से हमारे इन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दे, बिकॉज हमें एग्जाम्स में टाइम सेव करना है, तो हमें एक फास्ट मेथड चाहिए होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए जरा, मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसे दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन उसे सॉल्व भी करना होगा। नहीं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसे छोड़ देते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जहां पर हम हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर के कैंसिल आउट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। आइए देखते हैं क्या ये चीज यहां पर पॉसिबल है। पॉसिबल तो होगी, बट क्या ये टाइम सेव करेगी? देखते हैं। तो लेट से मैं यहां पर दोनों इक्वेशन में q को एलिमिनेट करना चाहता हूं। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो q वेरिएबल वाली टर्म है 2q और सेकंड इक्वेशन में है 5q, यानी कि ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है, तो मुझे पहले इन्हें सेम बनाना होगा, तब जाकर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं। तो देखिए मेरा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, पहले मुझे सेम बनाऊंगा फिर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। नहीं, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। फिर लास्ट स्टेप देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, ये सही है दोस्तों। इस मेथड में तो कुछ 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं और हमारे पास गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो आइए इसी मेथड का यूज करेंगे। दोनों इक्वेशन को हम अलग से लिख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप दोस्तों इसमें होता है कि हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यस, और दोस्तों अभी तो हमने हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया था, तो हाँ स्टूडेंट्स, ये गिवन इक्वेशन तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप 1 तो देखिए ऑलरेडी हो चुका है। स्टेप 2 हमें ये बोलता है कि अब आपको अपनी गिवन इक्वेशन से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर इक्वेशन तो दो है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म एक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दो स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए a b c की जगह a1 b1 c1 लिख लेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब आइए कंपैरिजन करते हैं, बट जरा रुकिए, देखिए गिवन इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें सेम सेम तो लग रही है, बट यहां पर गिवन इक्वेशन में वेरिएबल है p और q और स्टैंडर्ड फॉर्म में है x और y। कंपैरिजन तो किया जा सकता है, बट अगर वेरिएबल सेम हो तो कंपैरिजन करना और भी आसान होता है, और हमें जानते हैं कि वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वेरिएबल x और y है ना, इसको हटाकर
मैं पी और क्यू लिख देता हूं ताकि आपके लिए कंपैरिजन करना इजी हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, देखिए जब मैं A1P को 10P से कंपेयर करूंगा तो A1 की वैल्यू 10। सिमिलरली जब आप B1Q को 2Q से कंपेयर करेंगे तो B1 की वैल्यू 2, सिंपल। और लास्ट में जब आप C1 को -4 से कंपेयर करेंगे तो C1 की वैल्यू -4, सिंपल। ऐसी दोस्तों जब आप सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास A2 B2 C2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये सभी वैल्यूज निकालने के बाद अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स इस मेथड में हम एक छोटी सी चीज ध्यान रखते हैं कि हमें सबसे पहले लिखना होता है BCAB, यस, और ये मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं तो इसके नीचे 1 1 1 लिख देते हैं। सिमिलरली ये चीज मैं नीचे दोबारा लिखूंगा बट ये सेकंड टाइम लिखने तो नीचे 2 लिख देंगे। अब यहां पर हमारे इस पूरे सेटअप में 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैथमेटिशियन ने इन ब्लॉक को नाम भी दिया और ये हम जानते हैं। फर्स्ट ब्लॉक होता है एक्स ब्लॉक, सेकंड इज वाई एंड थर्ड इज कांस्टेंट ब्लॉक जिसे हम 1 बोलते हैं। बट हमारे इन गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो तो पी और क्यू है, एक्स और वाई तो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करते हैं एक्स और वाई को हटाकर पी और क्यू लिख देते हैं। चलिए अब यहां पर हमें हमारे सेटअप में A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू चाहिए और ये सभी वैल्यूज मैं स्टेप 2 में पहले से फाइंड आउट कर चुका हूं। तो बस आप इन सभी वैल्यूज को अपने सेटअप में पुट कर दीजिए। तो चलिए पूरा सेटअप रेडी हो चुका है। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक को सोल्व करते हैं। ये है P ब्लॉक, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे P डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इस ब्लॉक का रिजल्ट आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा 4। अब -5 और -4 को भी तो मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 2 से वापस जाना होगा -5 की तरफ और वापस जाने के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं और उसके बाद जब आप -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। अब इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स पी और क्यू की वैल्यू निकालने से पहले ये जो डिनोमिनेटर्स में टर्म्स है ना इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक का जो रिजल्ट है उसके डिनोमिनेटर में क्या है 4 -20, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -16। सिमिलरली सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक को भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब सबसे पहले फाइंड करते हैं पी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आप, देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को कंपेयर करूंगा तो पी की वैल्यू तो आ जाएगी बट वो क्यू की टर्म्स में आएगी, मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो ऐसा करते हैं फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं जो कि p डिवाइड बाय -16 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -80। तो दोस्तों ये जो -16 है इसे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो यहां पर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 जो न्यूमरेटर में है वो 80 को डिवाइड कर सकता है। 16 5 80, तो यहां पर हो जाएगा p की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 5। सिमिलरली दोस्तों जब आप q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन को कंपेयर करके तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो p और q की वैल्यू तो आ गई बट क्या हमें हमारे इस क्वेश्चन में p और q की वैल्यू निकालनी थी। आइए अपने मेन सेटअप पर चलते हैं। तो देखिए ये था हमारा मेन सेटअप और वो थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था। सॉल्व का मतलब क्या, मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए थी बट क्या यहाँ पर x और y की वैल्यू आई है, नहीं, यहाँ तो मेरे पास p और q की वैल्यू आ चुकी है। तो p और q की वैल्यू मेरे पास है और मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। क्या करेंगे दोस्तों, क्या कोई इन दोनों में रिलेशन दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, जरा आप देखिए मैंने कुछ लेट किया हुआ था ना कि 1/x प्लस y को मैं p लेट कर रहा हूं और 1/x माइनस y को q। तो आइए इन दोनों एक्सप्रेशंस को जरा पिक करते हैं। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में जब मैंने p की वैल्यू को पुट किया दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 5, तो जरा इस पूरे एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल कीजिए तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ x और y की टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशन तो आ रहे हैं बट एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकल रही ना, तो कोई बात नहीं, इसे अभी रख लेते हैं साइड में, क्या पता आगे कुछ काम आ जाए। सेकंड एक्सप्रेशन में भी हम क्या करेंगे, q की वैल्यू को पुट करेंगे दैट इज 1 डिवाइड बाय x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर दूं तो यहां पर भी एक इक्वेशन बन जाएगी दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो यहां पर x और y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई मेरे पास दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। हाँ बट जैसे ही मैंने दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो लास्ट में 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस और बन चुकी हैं। यानी कि अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी और ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमारे पास कितने सारे मेथड है। बट मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज करता। क्यों, आइए मैं आपको बताता हूं। दोनों इक्वेशन को साइड में लिखते हैं। स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अपने पेयर ऑफ इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं और यहां तो हमारा ऑलरेडी काम हो चुका है। जरा देखिए अगर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में लेट्स से मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल वाली टर्म है y और सेकंड इक्वेशन में भी y है, दोनों सेम है। तो बस हमें यहां पर जस्ट एलिमिनेट करना होगा y को। कैसे करेंगे, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो x और x हो जाएगा 2x, y और y दोनों सेम टर्म्स बट अपोजिट साइन है इनके साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0 और यही मैं चाहता था। उसके बाद 5 और 1 ऐड होंगे तो आंसर आएगा 6। तो बहुत सिंपल है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सही है, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा करते हैं आप इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 5 और जैसे मैंने x की वैल्यू को यहां पर 3 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ रही है और यही तो दोस्तों हमें चाहिए था। देखिए यही थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, इसको हमने पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस किया और उसे सॉल्व करते करते हमने x और y की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया और यही हम चाहते थे हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि थी x और y की वैल्यू। चलिए दोस्तों मिलते हैं
हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट दैट इज 8th पार्ट उसे सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।